बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं खान साहब को कि खान साहब कम अज़ कम बयानिया तो एक कर लें। कभी वो कहते हैं अमेरिका ने साजिश की, कभी वो कहते हैं कि अपोजिशन ने उन्हें निकाला है, कभी वो फरमाते हैं कि फ़ौज ने साजिश की है। तो उनको खुद नहीं पता कि उनको एक्चुअली क्या कहना है। हकीकत तो वो सब जानते हैं कि उन्हें क्यों निकाला गया, उनकी हुकूमत कमज़ोर क्यों हुई, उनकी हुकूमत में जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे, और उनकी जो डिलीवरेंस थी यानी उनकी जो कारकर्दगी थी वो क्या थी। लेकिन वो इस पर बात नहीं करते। वो कभी वो किसी पे डालते हैं, कभी किसी पे डालते हैं, कभी किसी पे डालते हैं। अब वो उनके जो प्लान है वो सारे बेनकाब हो चुके हैं। और ख़ास साहब का जो सबसे बड़ा प्लान बेनकाब हुआ, जिसके बारे में कल खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि जी खान साहब का प्लान ये था कि वो एक लंबे अरसे के लिए हुक्मरान रहते, तो उसमें हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया कि असल वजह सिर्फ ये नहीं थी, बल्कि असल मामला कुछ और था। खान साहब के एक बड़े ज़बरदस्त वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब, उनकी भी कहानियाँ निकल आई हैं। यानी बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ एक मुकदमा हुआ है, तो बुज़दार होंगे गिरफ्तार, क्योंकि एंटी करप्शन ने 2 मुकदमे दर्ज किए, एक नहीं। किस्सा कहानी यूँ है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, जिन्हें इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते थे, और उन्हें बड़ा अपनी तरह वो उनके ऊपर भी शराफत और ईमानदारी और सदाकत के टैग लगाते थे। उकदा ये खुला है कि उन्होंने 900 कनाल सरकारी ज़मीन डेरा गाजी खां में जाली फाइलें बनाकर अपने और अपने भाइयों के नाम करा ली। उनके 2 भाई हैं, जाफ़र और उमर, ये दोनों बुज़दार हैं, जाफ़र बुज़दार, उमर बुज़दार। इंक्वायरी हुई उस्मान बुज़दार के खिलाफ, तो इस इंक्वायरी में ये सामने आया कि 1986 में एक जाली इंतकाल डाल के वो फाइलें जाली, उसका एक जाली लेटर बनाया गया और फिर उसको ज़मीन अपने नाम की गई। तो ये बुज़दार साहब ने काम दिखाया। ये वही बुज़दार साहब है ना। तो बुज़दार साहब असल वज़ीर आला तो बुज़दार साहब थे, फिर डिफेक्टिव वज़ीर आला फराह गोगी थी, उनकी भी करप्शन के किस्से माशाल्लाह है। तो बुज़दार साहब ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहा, तो उन्होंने भी काम डाला है। तो अब ये किस्से कहानियाँ बुज़दार की भी निकलनी शुरू हुई है, और इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि एंटी करप्शन उस्मान बुज़दार को अगले 24 घंटों में गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वो FIR दर्ज हो गई। अगर उस्मान बुज़दार किसी वजह से बच गए, किसी साबिक़ फौजी ने कोई सिफारिश कर दी, किसी की सुनी गई, तो वो बच जाएंगे, लेकिन उनके 2 भाई पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने अब ये हाथियों की लड़ाई में कहते हैं ना, वो है घास का नुकसान। बड़ी खबर ये है कि इस बात का इंकशाफ हुआ है कि खान साहब अगर इक़्तिदार में रहते तो वो ना सिर्फ अपोजिशन को दीवार में चुनवा देते, बल्कि उनका इरादा ये था कि वो मुल्क से पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का खात्मा कर देते और मुल्क में सदारती निज़ाम ले आते। और ये मंसूबा वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाना चाहते थे, और पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे के पेश नज़र के खान साहब एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून से रब्ता करके खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया। रोज रोज नए इंकशाफात हो रहे हैं खान साहब के हवाले से, उनकी हुकूमत जाने के हवाले से, कि खान साहब किस किस्म की प्लानिंग और किस किस्म का मंसूबा बना रहे थे, और उन मंसूबों को फिर तो उन मंसूबों को नाकामी से दोचार होना पड़ा। अब ये मंसूबे कुदरत की अपनी एक कारीगरी होती है, कुदरत का अपना एक करिश्मा होता है। अप्रैल 2022 में फ्रांस के सदर मैक्रोन दूसरी बार सदर मुंतखब हुए, और आज आलम यह है कि उनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है, वो अपनी अक्सरियत लूज कर बैठे हैं। तो ये जो इक़्तिदार के अंदर अल्लाह ताला किसी को हाकिम बनाता है या किसी को, ज़ाहिर हाकिमियत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, लेकिन ज़मीन पर वो अपने जिन लोगों को भी ये मौका देता है कि वो लोगों के ऊपर हाकिम बनकर उनके लिए काम करे। अगर वो अपनी चादर से बाहर पांव फैलाते हैं तो फिर उनके साथ वही कुछ होता है जो फिरौन के साथ हुआ। तो खान साहब के इरादे कुछ भी हो, खान साहब की जो प्लानिंगें थी, इरादे थे, उनका इरादा था कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेकर आए। उनका अगर इरादा ये था कि वो पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लेकर आए, उनका अगर इरादा ये था कि अगले 20 साल तक वो पाकिस्तान के हुक्मरान रहेंगे, तो क्या वो उम्र खिजर लिखवा कर लाए थे जो इस तरह के मंसूबे बना रहे थे। तो पाकिस्तान में बजाय इसके कि पाकिस्तान को सर्व किया जाए, अच्छी गवर्नेंस की जाए, पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाला जाए, जो शख्स सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए ही इक़्तिदार में आया था, उसके साथ फिर यही कुछ होता है।
अब उनकी एक के बाद एक नई कहानियां खुलकर सामने आ रही हैं कि साजिशें कोई और नहीं कर रहा था, साजिशें दरअसल खान साहब कर रहे थे, और अब भी वो उन्हीं साजिशी थ्योरियों के ऊपर और साजिशी मफरूजों के ऊपर अपनी सियासत को लेकर चल रहे हैं। तो इस बात का इंकशाफ कि खान साहब क्या करना चाहते थे, ये हामिद मीर ने कल एक प्रोग्राम में किया, और ये प्रोग्राम उन्होंने शहजाद इकबाल के साथ किया। आप हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली क्या होने जा रहा था। इससे पहले खुर्रम दस्तगीर ने जो इंकशाफ किया था कि खान साहब अपोजिशन के हवाले से क्या इरादे रखते थे, जिसकी वजह से अपोजिशन एक्टिव हुई, लेकिन ये आधा सच था। आधा सच बोला खुर्रम दस्तगीर ने, और पूरा सच या आधे से कुछ ज्यादा सच या पूरे सच के करीब हामिद मीर ने कुछ बातें की हैं। वो चूंकि वो भी इनसाइडर हैं तो उनकी गुफ्तगू सुन लें। देखें, उन्होंने मैशत के की फिक्र में गवर्नमेंट नहीं ली थी। यहाँ मैं एग्री करता हूँ, उन्होंने गवर्नमेंट ली इसलिए थी कि उनका ख्याल था कि अगर एक अपॉइंटमेंट खास तरीके की होगी, खास शख्सियत आ गई तो इनको रगड़ा लग जाएगा, और ये कन्विंस थे कि इलेक्शन भी जो है कि मैनेज किया जाएगा। हामिद साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा क्लोजली आप भी सारी खबरों को वॉच कर रहे थे, क्या असल वजह इमरान खान को गिराने की और हुकूमत में आने की ये थी जो खुर्रम दस्तगीर साहब अब बता रहे हैं कि उनको इस बात का खौफ था कि साल के एंड में जो तब्दीलियां होनी है उसके बाद उनके लोगों को जेल होगी, कन्विक्शंस होंगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? क्या ये वजह थी? खुर्रम दस्तगीर साहब तो कह रहे हैं कि ये बड़ी वजह थी, इसलिए मुश्किल हालात में हमने हुकूमत ली है। मेरा ख्याल है कि या तो खुर्रम दस्तगीर साहब के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है या वो पूरा सच नहीं बोल रहे। जब इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का फैसला किया था, ये उस वक्त किया था जब पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड हुई थी, और पीपल्स पार्टी उस वक्त ऑन बोर्ड हुई थी पिछले साल नवंबर में, जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ कांटेक्ट किया गया और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये कहा गया कि आप हमारे साथ ताउन करें, हम ये जो अगला साल आ रहा है यानी कि 2022, इस साल हम एक नया इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन से पहले अप्रैल में आर्मी चीफ तब्दील हो जाएगा, अप्रैल जो गुजर गया, और एक और टर्म इमरान खान को मिलेगी, उसके बाद अगली टर्म जो है वो आपकी पार्टी को मिलेगी, और ये तकरीबन 20 साल का मंसूबा था। उस पर पीपल्स पार्टी के कान खड़े हुए और उन्होंने इंगेज किया इनको, और फिर उन्होंने जब सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आई तो वो इंफॉर्मेशन ये थी कि अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इसी साल एक इलेक्शन करवाना चाह रहे थे। उस इलेक्शन में उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी लेनी थी। 2/3 मेजॉरिटी लेके उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करना था, सदारती निज़ाम लेके आना था, 18वीं तरमीम ख़त्म करनी थी। ये वो मंसूबा था जिस पे पीपल्स पार्टी जो है उसने खुद नून लीग से रब्ता कायम किया और उनके साथ शेयर किया कि जी ये मंसूबा है, और ये अप्रैल में नई अपॉइंटमेंट के बाद इस मुल्क में जो ये जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रोल बैक होने वाला है। इस पर फिर इन्होंने फैसला किया नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने कि जी इमरान खान साहब को निकालने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और उसके बाद फिर सारी डेवलपमेंट हुई। तो ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि जनाब वो गिरफ्तार हो जाना था और मुकदमे कायम होने थे। ये जो पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की जो कोलैबोरेशन हुई थी, ये दरअसल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हुई थी और सदारती निज़ाम का रास्ता रोकने के लिए हुई थी। और जो अपॉइंटमेंट है नए आर्मी चीफ की, ये 15 अप्रैल 2022 से पहले होनी थी। तो इस गुफ्तगू को सुनने के बाद या इस बयानियों को सुनने के बाद इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि खान साहब के दरअसल इरादे क्या थे, और उनके इरादों की भिनक जब मुल्क की सियासी जमातों को पड़ी तो उन्होंने फिर अपने तौर पर एक्टिव किया और तहरीक एतमाद लेकर आए, जिसको खान साहब ने अमरीकी साजिश का बयानिया करार दिया। अब खान साहब का भी बयानिया जो है वो एक नहीं है, खान साहब भी मुख्तलिफ बयानिया लेके चल रहे। कभी वो कहते हैं मुझे अमेरिका ने साजिश करके निकाला, कभी फरमाते जी मुझे अपोजिशन ने साजिश करके निकाला, तहरीक एतमाद लेकर आई। कभी वो कहते हैं जी मुझे न्यूट्रल्स ने निकलवाया, या मुझे फौज ने निकलवाया, या वो मेरे सिपहसालार ने मेरे साथ जो वो गद्दारी की। मीर जाफर भी सादिक वाली आपको याद होगी बात, बाद में उस पर यू टर्न ले गए कि जी मैंने तो शहबाज शरीफ के हवाले से कहा, लेकिन वो पता था किसके हवाले से कहा। तो उस हवाले से एक लतीफ़ा भी मशहूर है ना, वो किसी जगह पे एक आदमी हुकूमत को गालियां दे रहा था कि चोर हैं फलाने हैं, तो पुलिस पकड़ के ले गई, और उसको जब ले गई तो उसने कहा जनाब मैं तो अपनी हुकूमत को चोर थोड़ी कह रहा था, मैं तो फ्रांस की हुकूमत को चोर कह रहा था। तो थानेदार ने 2 लगाई, उसने कहा कि हमें नहीं पता कौन सी हुकूमत चोर है। तो इसी तरह खान साहब का भी बयानिया होता है, और खान साहब भी इस तरह का शोर मचाते हैं कि खुद उनके भी बयानिए में एक नहीं मतलब कई तरकश में तीर रखे हुए, कोई एक तो चल जाएगा। यानी लग गया तीर
तो ठीक, वरना तुक्का। तो खान साहब की जो तुक्कों की सियासत है ना, उसका वो अब बिल्कुल टाइट फिश हो चुकी है। लॉन्ग मार्च उन्होंने करके देख लिया, फौज और अदलिया के साथ उन्होंने मुठभेड़ करके देख ली, बाद में उनके साथ पहले उनको ललकारा, फिर उनके घुटने पकड़ लिए। अदलिया से पूछते थे ना कि रात को 12 बजे की अदालतें क्यों खुली, फिर कहने लगे जी अब मुझे अदलिया प्रोटेक्शन दे ताकि मैं लॉन्ग मार्च करूं। और फिर फौज के सलार को कहा कि वो मीर जाफर भी सादिक है, और फिर कहने लगे कि इलेक्शन करा दें। न्यूट्रल को तो मैंने कहा था कि ये संभाल नहीं सकेंगे, और मुझे जनाब मैंने बड़ा कंट्रोल किया, और मैंने ये जो दावे कर सकते हैं, वो अपना जो चूरन बेच रहे हैं वो सारा मामला खुल चुका है। तो ये जो नवंबर में अपने नए आर्मी चीफ को लाकर आइन की धज्जियां उन्होंने उड़ानी थी, उसके हवाले से उनके लोग अब ये कह रहे हैं कि ये जो बयान दिया खुर्रम दस्तगीर का, इस पर ISPR रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, फौज क्यों नहीं बता रही कि ये फौज के ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ISPR को जवाब क्यों दे। एक तरफ असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अगर ISPR सियासी मामला से दूर रहे तो बेहतर होगा, और अब वो फरमा रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर के बयान पे रिएक्शन दे। यानी वो कहते हैं ना, चार पहिया भले दो हो और चार पहिया भले कम हो, लेकिन तरतीब तो सीधी कर लें। तो जिस जमात की तरतीब भी अभी तक सीधी नहीं हुई, वो मुल्क चलाने के ख्वाब और मुल्क को संवारने के ख्वाब और मुल्क को आगे ले जाकर यानी चलाने के ख्वाब, तो अभी ये खान साहब की जो यानी सिर्फ 2 महीने के अंदर खान साहब का जो पॉपुलरिटी ग्राफ था, जो कि उनके नज़दीक था, वो बाद में जब उनको निकाला गया तो अचानक वो मजलूम बन गए। तो बहुत सारे मेरे जैसे लोग समझते हैं कि हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि 5 साल पूरे करती और अपनी कारकर्दगी के बलबूते पे निकाली जाती। कारकर्दगी के बलबूते पे लोग मेरिट पे फैसला करते कि कौन सी जमात को इलेक्शन में लेकर आना, कौन को नहीं लेकर आना। जब हालात वाकया दिए हों कि आप लंबे मनसूबे बना के बैठे हो और साजिशें कर रहे हो, और आपका सिर्फ एक ही नजरिया हो कि मैंने किसी तरह कुर्सी नहीं छोड़नी और पाकिस्तान को बर्बाद करना है, तो ये एक नजरिया लेकर आप चले हो। एक मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कुछ जराए दावा कर रहे हैं कि उनकी एक कॉल भी पकड़ी गई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे गर्दाब में फंसा दिया कि इससे कई साल तक निकल नहीं सकेंगे। वो ऑडियो भी कभी मंजरेआम पर आई जाएगी अगर उन्होंने कहा है, और अगर नहीं भी कहा तो भी लोगों का ख्याल ये कि खान साहब पाकिस्तान को ऐसे हालात में डाल गए हैं कि जब वहां से निकलना मुश्किल है, अब वहां से निकल नहीं सकते। तो खान साहब के खिलाफ जो एक्चुअली साजिश की, वो सही कहते हैं बिलावल भुट्टो के, साजिश तो हमने की है, हमने हुकूमत गिराई है, तो हमें इल्जाम दो। तो ये अहमद मीर के बयान से एक बात तो सामने आ गई है कि ये पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को समझती है कि ये उनका क्रेडिट है, लेकिन जब हुकूमत उसको खत्म करने चल पड़ी और ये प्लान बनाया गया कि लंबे अरसे तक खान साहब रहेंगे और फिर आपको अगली बारी दी जाएगी। खान साहब कहते सर ना, और जी पहले ये बारियां लगाते हैं, तो अपनी बारी ला पीपल पार्टी के साथ बारी लगाने के चक्कर में थे, लेकिन वो पीपल पार्टी जो है वो समझ गए कि ये बारियां लगाने के चक्कर में इन्होंने हमको भी यूथिया समझा हुआ है और हमको भी टक्की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, तो वो नहीं लगे। उन्होंने इनकी खान साहब की जो थ्योरी है वो बाई नहीं की, और वो चले गए किसी सियासी लोगों के पास, यानी जो पाकिस्तान की सियासी ताकतें हैं उनके पास वो चले गए, और उनके साथ मिलकर उन्होंने इसको आगे बढ़ा लिया। तो इसको देखने के बाद यानी कल उनका आखिरी पावर शो था, आखिरी कहा जाएगा, क्योंकि महंगाई के खिलाफ उन्होंने कॉल दी थी कि लोग बाहर निकलें, और कॉल भी उन्होंने ऐसे नहीं दी बल्कि अरेंज कराया गया। ये तो अरेंज ये नहीं था कि लोगों को कहा गया था कि आप अपने अपने शहर में खुद ही निकल आए। हर शहर में इस बात का इंतजाम किया गया कि लोगों को बाहर निकाला जाए, बाकायदा गाड़ियां उनके तंजीमी अहदेदार और घरों से लोगों को निकालना और लिफ्ट दे के जाना। पेट्रोल महंगा हो गया ना, लेकिन वो जो गाड़ियां लेके निकलते हैं वो माशाल्लाह अच्छे खासे अमीर लोग हैं, महंगाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए वो जलसे में सिर्फ न्यूट्रल्स के खिलाफ ही बैनर लेके यानी खड़े हुए थे। ये सारा मामला हो गया टाइट फिश। तो अब अगला खान साहब का लाएमल क्या होगा, तो अब लगता है कि खान साहब ने भी इस बात के ऊपर, वो कहते हैं सब्र आ ही जाता है, तो अब उनको सब्र आ जाना चाहिए कि वो हुकूमत से निकाले गए हैं और वो जेन्युइन वजूहात की बुनियाद पर निकाले गए हैं। अब अगर उन्होंने सियासत करनी है तो उनके पास कोई जेन्युइन इश्यूज होने चाहिए और उनको अपनी गलतियों का इदराक होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है।
तो मैंने 6 लाख चीनी दरामद करने का फैसला वापस लिया, लेकिन अब बताया गया कि चीनी जो है मुकामी यानी उससे पूरी की जाएगी, मुकामी ज़रूरियात जो है वो मुकामी चीनी से पूरी की जाएगी और इसे तिजारती खसारा कम करने के लिए फैसला किया गया, क्योंकि मुल्क में चीनी के सरप्लस ज़खायर मौजूद हैं और इससे जो है वो खाने पीने के लिए पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल है वो 29 अरब डॉलर है और इसको कम करने की हुकूमत कोशिश कर रही है कि इसको भी ये जो इम्पोर्ट बिल है इसको कम किया जाए, लेकिन बावजूद कोशिशों के इम्पोर्ट बिल उस तरह कम नहीं हो रहा जिस तरह इसको ड्रास्टिकली कम होना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान की अगर मईशत की आप बात करें तो उसमें मईशत खासी बहरान में है और इस बात का ताल्लुक दूसरे यानी ये आलमी हालात से भी है ना, यूक्रेन और रूस की जंग, और अब तो नेटो काम ने कह दिया कि ये जंग कई साल तक जारी रह सकती है। उसका मतलब है कि महंगाई ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये आगे भी चलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए महंगाई को, और ये इम्पोर्ट बिल डॉलर मिल नहीं रहे और IMF फैल गया। IMF के कहने पे हुकूमत ने सख्त फैसले भी कर लिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ा ली, लेकिन जहां पे हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की उसके ऊपर IMF के हवाले से इतलात आ रही है कि IMF खुश नहीं है, अभी भी खुश नहीं है, यानी हमारी जान पे बन गई और आपकी अदा ठहरी। IMF अभी भी यानी पाकिस्तान के साथ वो जो पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर देना है उसके ऊपर उनकी अभी भी सुई अटकी हुई है कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया और वो नहीं किया, फलां नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान ने यानी इतना कुछ कर दिया, शायद इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत जो अपनी तारीखी बुलंदतरीन सतह पर है, डॉलर हाईएस्ट रेट पे पहुंचा हुआ है। हालांकि डॉलर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं। वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि 17 बिलियन डॉलर के स्टेट बैंक के पास ज़ाहिर है, लेकिन 11 बिलियन डॉलर या उससे कम, लेकिन 9-9.5 बिलियन डॉलर ऐसे जो कि आप के स्टेट बैंक के पास है, बाकी कमर्शियल बैंकों के पास है। तो कमर्शियल बैंकों का डॉलर तो आप यूज कर नहीं सकते, तो आप स्टेट बैंक के डॉलर यूज कर सकते हैं, हुकूमत ये कर सकती है। तो उसके ऊपर इंतजार है और ये मामला जो है वो आगे खतरनाक हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। वो इसलिए करता जा रहा है कि चीन से भी डॉलर आने थे, उसके बारे में इतलात है कि वो अभी तक नहीं पाकिस्तान को मिले, और जो UAE और सऊदी अरब के मामला है वो तो IMF के साथ मशरूत है कि IMF अगर आपको किस्त जारी कर देता तो वो भी जारी कर देंगे, क्योंकि वो भी अमेरिका के वो हैं, उसके ऊपर डिस्पोजेबल पे हैं, वो भी अमेरिका के डिस्पोजल पे हैं। तो अमेरिका कहेगा तो UAE और वो जारी करेंगे ना, तो अमेरिका कहेगा तो UAE सऊदी अरब भी आपको पैसे दे देंगे, और बाकी के जो ममालिक हैं वहां से अभी तक पैसे ना आना या अभी तक डॉलर ना आना ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का बाइस तो है। तो अब ये कहने वाले कहते हैं, और बल्कि हुकूमती ज़राए कहते हैं कि उसके मुतबादल जो है ना अल्टरनेट ज़राए वो देखे जा रहे हैं, कि वो तलाश किए जा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये जो अमेरिका के खिलाफ खान साहब ने साजिश का बयानिया बनाया हुआ था उसको आप देखें, और अब जो खान साहब जो कुछ कर रहे हैं हुकूमत से निकाले जाने के बाद, और जिस तरह IMF हमें ट्रीट कर रहा है, इससे लगता है कि ये भी ताने बाने कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कि खान साहब हालात, सियासी हालात ठीक नहीं होने देंगे और IMF आपके माशी हालात नहीं ठीक होने देगा। अगर आप इस पर गौर करें तो मुझे तो लगता है कि वही ट्रैक है, और ये कोई छोटी मोटी या मामूली साजिश नहीं है। ये प्लान भी है कि अगर खान साहब हुकूमत में नहीं है तो फिर हुकूमत से बाहर रहकर कैसे मुल्क को तबाह कर सकते हैं। तो कोशिश बड़ी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस कोशिश को नाकाम बना रहे हैं, और अब जिस तरह खान साहब का रिस्पांस कम हो रहा है उससे लगता है कि खान साहब की तमाम जो प्लानिंग्स हैं, तमाम जो मंसूबे हैं वो बेनकाब हो चुके हैं, और उनकी यानी वो रॉन्ग नंबर है। ये तो जिनको समझ आ रही है उनको आ गई, और जिनको नहीं आ रही वो अभी तक उनके उसी यानी जो उन्होंने ख्याली दुनिया बना रखी थी उसी पे चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के यानी अब जो सोशल मीडिया पे खबरें फैलाई जा रही हैं वो खबरें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। पाकिस्तान के पास इंटर बैंक में डॉलर ख़त्म हो गया, डॉलर बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ, डॉलर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास तजारती लेन देन के लिए डॉलर जो है वो उन्होंने बैंकों को डॉलर की फरोख्त इसलिए रोकी है कि पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स हैं वो सिर्फ उतने कि पाकिस्तान अपना ट्रेड का लेन देन कर सके। तो कमर्शियल बैंकों के पास डॉलर मौजूद है और इसलिए इसकी प्राइस हाई है। कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी के रेट पे डॉलर दे रहे हैं। तो अगले
यानी आज यानी मंडे से ऑनवर्ड इस बात की उम्मीद है इस हफ्ते के IMF के साथ पाकिस्तान के मामला किसी हद तक फाइनलाइज हो जाएंगे। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जुलाई के शायद ये बात जुलाई तक जाए और जुलाई में एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कीमतों के हवाले से यानी तब्दीली हो। कुछ चीज़ों के ऊपर IMF ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट कराई है कि आप ये काम कर लें तो फिर हम आपके साथ उस माहदे पे जा सकते हैं। तो ये जो इंटरबैंक में डॉलर का ख़त्म होना है ये एक जाली और फेक खबर है और ये फेक खबरें ही फैलाई जा रही हैं क्योंकि अब और कुछ नहीं रह गया। पाकिस्तान के हालात कैसे ख़राब किए जा सकते? पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जाली खबरें फैलाएं। आप जाली खबरें फैलाएं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के पीछे है। आप जाली खबरें फैलाएं कि पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन चाहते हैं। आप जाली खबरें फैलाएं कि खास साहब ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया तो लाखों लोग निकल आए। आप जाली खबर फैलाएंगे पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। तो आप ये जाली और झूठी खबरें फैलाकर अपनी सियासत को चमकाएं और पाकिस्तान के सियासी हालात को स्टेबल ना होने दें सिर्फ इसलिए कि आप पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं। इक़्तिदार तो अपनी जगह पे ना कि इक़्तिदार में रह के जो तबाही हो सकती है वो तो आपने कर दी, सारे इदारे तबाह कर दिए। अब इक़्तिदार से बाहर रहकर आप अवाम के जहनों को परागंदा करना चाहते हैं कि ये तबाही मैंने नहीं फैलाई, ये तबाही मौजूदा हुकूमत ने फैलाई है। तो ये जो डुअल पॉलिसी है ना, 2 ट्रैक या 3 ट्रैक पॉलिसी, हर पॉलिसी का प्लान A, प्लान B, प्लान C होता है। तो खास तौर जो इक़्तिदार में बैठ के कर रहे थे वो अब इक़्तिदार में निकलने के बाद जो कुछ कर रहे हैं वो भी उसी प्लान का, उसी का कोई मुझे सेकंड थर्ड प्लान लगता है। क्योंकि आप देख लें कि यानी अमेरिका और अमेरिका के हवारी और IMF ये सब एक पेज पे है और ये पाकिस्तान की मुआशी बहरान है उसको ये वर्स्ट होता हुआ देखना चाहते हैं और पाकिस्तानियों के ऊपर एक वर्स्ट किस्म की सैंक्शन या वर्स्ट किस्म की कंडीशन अप्लाई करके पाकिस्तान को आइंदा कई सालों के लिए एक मुआशी दलदल में डालना चाहते हैं ताकि पाकिस्तानी दोबारा सर उठाकर खड़े ना हो सके। तो अल्लाह ना करे कि इस तरह की नौबत आए। कुछ लोग हैं जो इस थ्योरी को समझते हैं और इसके ऊपर बात करें क्योंकि हमारा काम है सारे पहलू आपके सामने रखना। तो मैंने आपके सामने रख दिए कि ये मामला इतना सादा नहीं है, साजिश अब भी कहीं ना कहीं हो रही है। साजिश सिर्फ वो नहीं थी कि वो इक़्तिदार में रहते, साजिश ये भी है कि वो इक़्तिदार से बाहर आकर किस तरह चीज़ों को यानी मुअत्तल करेंगे और वो चीज़ों को ख़राब करेंगे और वो ख़राबी की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें नाकाम हुए तो फिर यकीनी उनके पास कोई प्लान C भी होगा। तो एक खबर और भी है, वो खबर ये है कि जनरल मुशर्रफ के बेटे ने जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं जी उनकी तबीयत ऐसी नहीं कि उनको सफ़र कराया जाए, डॉक्टर मना कर रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया जी, उन्होंने फेवर किया, उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि यानी उन्होंने उन राब्तों की तस्दीक कर दिया जो उनसे किए गए थे। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने भी रब्ता किया है, सरकारी और गैर सरकारी जितने लोग हैं उन्होंने रब्ता किया है, तो और फ़ौज ने भी रब्ता किया है, तो रब्तों की तस्दीक कर दी। लेकिन वो समझते हैं कि पाकिस्तान अभी नहीं लाना चाहिए जनरल मुशर्रफ को। उसकी वजह उन्होंने वो बताई है जो टेक्निकली है कि जी वो बीमार हैं और उनको सफ़र की इजाज़त नहीं है और जो अद्वियात वो दुबई में इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर दुबई में उनका इलाज कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये उन्होंने एक टेक्निकल वजह बता दी। लेकिन जो असल वजह है वो लोग कहते हैं जी कि जनरल मुशर्रफ की वापसी के बाद जो पाकिस्तानी अवाम ने रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन इतना खौफनाक है कि यानी वो फिर लाश की बेहरमती होगी। अगर उनको पाकिस्तान लाया गया और उनकी डेथ हो गई, उनको पाकिस्तान में दफनाने की कोशिश की गई तो फिर उनकी जो खिल्ली उड़ाई जाएगी या उनके ऊपर यानी उनकी जो बेहरमती की जा सकती है, उस खौफ के पेश नज़र मुशर्रफ के बेटे ने स्टैंड लिया कि अब उनके वालिद को पाकिस्तान नहीं ले जाएगा। तो फ़ौज तो चाहती है कि उनके एक्स आर्मी चीफ को वापस लाया जाए और उनको लाकर पाकिस्तान अगर उनके आखिरी अयाम हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और ख़ुद भी इस हालत में नहीं है, तो अगर उनकी मौत वाक़ हो जाती तो उन्हें पाकिस्तान में दफन किया जाए एजाज़ात के साथ। जो फ़ौज अपने साबिक़ आर्मी चीफ को एजाज़ात देती है तो वो देना चाहते हैं और इस पर जो पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान की वो उस पर एग्रीड है। लेकिन जो अवामी रिएक्शन है वो मुवाफ़क़त नहीं खाता, वो यानी उसके मुवाफ़क़ नहीं है, वो बिल्कुल अपोजिट है। तो उस रिएक्शन के डर से मुझे लगता है कि जनरल मुशर्रफ के बेटे ने समझा है कि बेहतर यही है कि इस मामले को जो है ना वो यानी इसको ख़त्म कर दिया जाए। वो पाकिस्तान अपने वालिद को नहीं लाना चाहते, तो उनकी फैमिली ने ट्राई किया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर इस बात के ऊपर हैं, इसरार कर रहे हैं और वो लाना चाहते हैं और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनको गारंटी दी जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी जो रोक दी गई है,
आने आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई तब्दीली हो सकती है, मुमकिन है, लेकिन फिलहाल उन्हें पाकिस्तान नहीं लाया जा रहा। तो ये मैंने चीजें आपके सामने रख दी हैं, फैसला करना आपका काम है। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।